नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, और राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत हम लोगों ने उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात किया था। और एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि वो कौन कौन से पदों पर पदों को अपॉइंट करता है। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके अलावा हम लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री, यूपीएससी के चेयरपर्सन एंड मेंबर, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सभी पदों को नियुक्त कौन कर रहा था, पदों पर बैठे लोगों को? तो यह राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत चीज़ें थी। आज हम लोग राष्ट्रपति का लेजिस्लेटिव पावर करेंगे, और लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पावर्स लेजिस्लेटिव के अंतर्गत आते हैं। तो आइए, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी शक्तियाँ। अगर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पे आएंगे या लेजिस्लेटिव पावर्स, अगर लेजिस्लेटिव पावर्स पे आएंगे तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति का काम क्या है? राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन एवं अधिवेशन बुलाता है एवं सत्रावसान करता है। तो यह कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। वह अधिवेशन एवं सत्रावसान की घोषणा उसके द्वारा की जाती है। किंतु संसद के दो बैठकों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसी लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आर्टिकल 123 में आएंगे तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश या ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत रखा गया है। यह बात ऑर्डिनेंस उस समय जारी किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो ऑर्डिनेंस उस समय जारी किया जाएगा जिस समय देश में कानून बनाने का सिचुएशन अवेलेबल न हो। इसका मतलब यह है कि संसद के दोनों सदनों का सत्र उस समय न चल रहा हो, तो वैसे समय राष्ट्रपति 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स का क्या करता है? मनोनयन करता है, नॉमिनेशन करता है। यह जो 12 मेंबर होते हैं, यह 4 क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें साहित्य या लिटरेचर, कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस, और चौथा सामाजिक सेवा। तो सामाजिक सेवा, इन 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञों को राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है? नॉमिनेट करता है। उसके अलावा अगर आप आगे आएंगे तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन या 2 आंग्ल भारतीय
या एंग्लो इंडियन का मनोनयन करना, मनोनयन या मनोनीत करना, या नॉमिनेशन करना, नॉमिनेट करना, तो यह भी जो है कौन करता है, यह राष्ट्रपति करता है। लेकिन करंट में अगर आप आएंगे तो एंग्लो इंडियन का पद क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का पद जो है क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्यों का 12 मेंबर का जो है मनोनयन कौन करता है, नॉमिनेशन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। जबकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन कौन करता था, राष्ट्रपति करता था। परंतु वर्तमान में जो है एंग्लो इंडियन का पद क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अगर आएंगे तो आर्टिकल 110 या अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देना। तो जो धन विधेयक है, मनी बिल जिसे हम लोग बोलते हैं, या धन विधेयक जो होता है, वह जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में रखा जाता है। तो यह जो है आर्टिकल 110 के अंतर्गत रखा जाता है। यह भी राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे आर्टिकल 117, तो 117 के अंतर्गत आएंगे तो 117 में जो है वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। वित्त विधेयक या फिनेंस बिल आएंगे तो सभी जो धन विधेयक होते हैं, सभी प्रकार के जो धन विधेयक होते हैं या मनी बिल होते हैं, सभी धन विधेयक जो है सभी वित्त विधेयक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सभी वित्त विधेयक के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो जो मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, वह आर्टिकल 110 के अंतर्गत, और जो वित्त विधेयक होता है उसको आर्टिकल 117 के अंतर्गत रखा गया है। ये बात क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 3, और आर्टिकल 3 में आएंगे तो आर्टिकल 3 में नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। तो नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, यह भी जो कार्य किया जाता है तो यह भी किसकी अनुमति से किया जाता है, तो यह भी जो है राष्ट्रपति की अनुमति से किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से किया जाता है। तो ये सारे कार्य जो है लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आते हैं या जो है विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या कर देता है, पूछ देता है। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट किए जाते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, या किसी राज्य की बाउंड्री लाइन को छोटा करना है या बाउंड्री लाइन को बढ़ाना है, ये सभी कार्य जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत किए जाते हैं और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किया जाता है। तो राष्ट्रपति का अनुमति होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोग अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पावर्स पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट पावर जो है उसका वीटो पावर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे।
वीटो पावर या वीटो शक्ति। वीटो पावर्स पे आएंगे तो भारत में जो है 3 प्रकार के वीटो दिखाई देते हैं। एक है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो या जिसे आत्यंतिक वीटो बोलते हैं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो या जिसे सस्पेंसिव वीटो बोला जाता है। और तीसरा है जेबी वीटो, जिसे हम लोग पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार के वीटो आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। और ये सभी वीटो का प्रयोग जो है कौन से बिल के संदर्भ में किया जाएगा, तो सामान्य विधेयक के संदर्भ में, सामान्य विधेयक के संदर्भ में किया जाता है। तो यह जो है 3 प्रकार के वीटो आपको दिखाई देंगे। एक है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? पॉकेट वीटो का मतलब है कि मान लीजिए जनरल विधेयक के संदर्भ में कोई विधेयक लोकसभा से पास किया गया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और राज्यसभा ने पास करके लोकसभा ने पास करके इसको कहाँ पे भेजा, राष्ट्रपति के पास गया। और राष्ट्रपति ने जो है इस बिल पर विचार ही नहीं किया, इस बिल पर विचार ही नहीं किया, उसके टेबल पर वह बिल धरा का धरा रह गया। तो अगर उस समय इस बिल पर वह विचार नहीं किया और आने वाले राष्ट्रपति ने भी इस बिल पर विचार नहीं किया, तो हम लोग कहेंगे कि उस बिल के संदर्भ में उन्होंने कौन से वीटो का प्रयोग किया, तो वो वीटो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है? पॉकेट वीटो में जो है राष्ट्रपति सामान्य बिल के संदर्भ में, जनरल बिल के संदर्भ में वह वैसे विधेयक पर विचार ही नहीं करता और वैसे बिल जो है उसके टेबल पे धरे के धरे रहते हैं। तो इस बिल को हम लोग जो है, इस वीटो को हम लोग पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे एब्सोल्यूट वीटो, तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वीटो का मतलब यह है कि मान लीजिए लोकसभा से पास होके कोई विधेयक राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया कि एक बार विचार करने के लिए क्या कर दिया, वापस कर दिया। एक बार विचार करने के लिए वापस किसके पास किया? सदन के लिए किया। तो इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट वीटो के नाम से जानेंगे। तो कहने का मतलब एब्सोल्यूट वीटो के अंतर्गत एक बार यह क्या कर सकता है? सदन को वापस कर सकता है। अगर सदन पुनः पास करके उसे फिर से दोनों सदनों से पास करके राष्ट्रपति के पास भेजेगा, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। तो एब्सोल्यूट वीटो में जो है क्या होगा? राष्ट्रपति दोनों सदनों से पास होकर जब राष्ट्रपति के पास जाएगा बिल, तो राष्ट्रपति उसे क्या करेगा? एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे निलंबनकारी वीटो में या सस्पेंसिव वीटो में, तो सस्पेंसिव वीटो में क्या होगा? सस्पेंसिव वीटो में आपको दिखेगा कि कोई विधेयक जब लोकसभा में आएगा, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा से जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा? राष्ट्रपति उस पर कुछ समय के लिए सिर्फ धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ के ये सभी बातें जो है किसके बारे में हो रही है? सामान्य बिल के संदर्भ में, जनरल बिल के संदर्भ में। तो इस संदर्भ में जो है आपको ये 3 प्रकार के वीटो दिखाई देंगे, जिसमें हम लोगों ने पॉकेट वीटो में क्या देखा? पॉकेट वीटो में देखा कि दोनों सदनों से पास होके कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जा रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस बिल पर विचार ही नहीं करेगा, उसके टेबल पर वह बिल वैसे रखा रह जाएगा। तो इस प्रकार जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग जो है पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर निलंबनकारी वीटो पे आएंगे या सस्पेंसिव वीटो पे आएंगे, तो सस्पेंसिव वीटो के अंतर्गत क्या है? सस्पेंसिव वीटो के अंतर्गत यह देखा जाता है
कि लोकसभा से पास करके राज्यसभा पे जाता है और राज्यसभा से पास करके जब राष्ट्रपति के पास जाता है एक्ट बनने के लिए, तो वह एक बार पुनः क्या करता है, वापस करता है किसके पास, सदन के पास। और सदन अगर जो है फिर से उसको पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर जो है हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तो यह जो है 3 प्रकार के वीटो के बारे में हम लोगों ने देखा। यह 3 प्रकार के वीटो जो है भारत में राष्ट्रपति के पास पाए जाते हैं और यह राष्ट्रपति जो है सिर्फ सामान्य विधेयक के संदर्भ में, जनरल बिल के संदर्भ में जो है इन वीटो का प्रयोग कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक और मनी बिल या जो है धन विधेयक के संदर्भ में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यह जो है वीटो पावर्स थे, वीटो शक्तियाँ थी। तो वीटो शक्तियों के अंतर्गत जो है 3 प्रकार की शक्तियाँ आपको दिखाई देंगी, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। आर्टिकल 143 पे आएंगे तो इसमें राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियों के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति का मतलब क्या है। मान लीजिए राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। तो अगर आप आएंगे तो किसी सार्वजनिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। तो सलाह ले सकता है, तो सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता भी है तो राष्ट्रपति उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने 143 में क्या देखा, 143 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियों के बारे में बात किया गया है। सलाहकारी शक्तियों का मतलब यह है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक मुद्दे पर, किसी सार्वजनिक विषय पर वह जो है सलाह ले सकता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है बाध्य नहीं है। और अगर सलाह देता भी है तो उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो 143 के अंतर्गत जो है सार्वजनिक मुद्दे पर जो है सलाह किससे ले सकता है राष्ट्रपति, तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अगर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पे आएंगे तो क्षमादान शक्ति के अंतर्गत, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आर्टिकल 72।
तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 72 में जो है क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। क्षमादान शक्ति पर अगर आप आएंगे तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है सज़ा दे दिया गया, तो सज़ा दे दिया गया तो उस सज़ा को माफ़ करने के लिए वह व्यक्ति जो है पिटीशन दायर कर सकता है कहाँ पे, राष्ट्रपति के पास, कि राष्ट्रपति उसके सज़ा को क्या कर दे, माफ़ कर दे, या उसके सज़ा को क्या कर दे, कम कर दे। तो यह बात जो है क्षमादान शक्ति के अंतर्गत जो है आर्टिकल 72 के अंतर्गत बात किया गया है। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत, राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत या राष्ट्रपति के पावर्स पे आएंगे तो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में देखा। एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, उसके अलावा हम लोगों ने वीटो पावर्स देखा। वीटो पावर्स के अलावा इमरजेंसी पावर या आपातकालीन शक्तियों पे या इमरजेंसी पावर पे आएंगे तो हम लोगों ने 352 के बारे में देखा, 356 के बारे में देखा एंड 360 के बारे में देखा। 352 के अंतर्गत हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में देखा। और राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि इसको जो है लगाने का, या नेशनल इमरजेंसी को लगाने का 3 आधार है। 3 आधार कौन कौन से हैं? एक आधार है युद्ध के आधार पर लगाया जा सकता है। दूसरा है वाह्य आक्रमण के आधार पर। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। तो इन तीनों आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है या राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। यह राष्ट्रीय आपात जो है पूरे भारत के क्षेत्र में लगाया जा सकता है या भारत के किसी एक क्षेत्र में लगाया जा सकता है। तो उसके लिए ये 3 आधार हैं। इन तीनों आधार को आपको ध्यान में रखना है, युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, पहले 1978 से पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, इसके स्थान पे आंतरिक अशांति शब्द था। तो आंतरिक अशांति शब्द को जो है 1978 में 44वां अमेंडमेंट करके हटा दिया गया और उसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। उसके अलावा 356 के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर वहाँ राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। और आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात किया गया है। तो वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत सरकार की स्थिति ऐसी हो जाए कि वह अपने विकास कार्यों को न कर पाए, वह जो है अपने कर्मचारियों को सैलरी न दे पाए, तो वैसे संदर्भ में 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो अभी तक भारत में एक भी बार 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। 356 पे आएंगे तो बहुत बार इसका प्रयोग किया गया है। 352 पे आएंगे तो अभी तक जो है 3 बार 352 का जो है प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने राष्ट्रपति का टॉपिक किया। राष्ट्रपति के टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स के बारे में देखा, राष्ट्रपति के पावर्स के बारे में देखा। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम लोग उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के अंतर्गत जो है अगर हम देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट के मुख्यतः 2 कार्य दिखाई देते हैं। एक कार्य क्या है? एक कार्य उसका यह है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। दूसरा उसका कार्य यह है कि राज्यसभा का क्या करेगा? वो सभापतित्व के रूप में कार्य करेगा। तो उपराष्ट्रपति का 2 ही कार्य है। एक क्या है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करना। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो उपराष्ट्रपति के रूप में उसको सैलरी नहीं अवेलेबल कराया जाता, बल्कि उसको राज्यसभा का सभापति होने के नाते उसको वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं।
तो अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।